इकाई एक ग्रामीण समाज का परिचय, खंड एक ग्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था, MRD 101 ग्राम विकास, भारतीय संदर्भ, ग्राम विकास में प्रमाण पत्र कार्यक्रम, CRD, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, SOCE, इग्नू ऑडियो बुक्स #IGNA ऑडियो बुक्स, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप ग्रामीण समाज को परिभाषित कर सकेंगे। जनजाति, खेतिहर और शहरी समाजों के बीच के अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे। भारत में मौजूद ग्रामों के विविध स्वरूपों की पहचान कर सकेंगे और भारत में किए गए महत्वपूर्ण ग्रामीण अध्ययनों के बारे में अपनी सूझबूझ से चर्चा कर सकेंगे और लिखित रूप से भी अपने विचारों को प्रकट कर सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना। पाठ्यक्रम, ग्रामीण विकास, भारतीय संदर्भ की यह पहली इकाई है। इस इकाई का उद्देश्य आपको ग्रामीण समाज की संकल्पना से अवगत कराना है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का 72.22% भाग लगभग 6,38,691 ग्रामों में बसा हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा, वर्ष 1901 में भारतीय आबादी का 89.2% भाग ग्रामों में बसा हुआ था और वर्ष 1961 तक ये प्रतिशत घटकर 82.03 तक पहुंच गया। इससे घटोतरी की प्रवृत्ति का पता चलता है और जो आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। निस्संदेह, मौजूदा समय में भी भारतीय आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रामों में बसा है और उनकी रोजी रोटी का मुख्य केंद्र भी ग्राम ही है। अतः विकास पर किसी भी तरह की चर्चा में ग्रामीण समाज का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस इकाई में हम ग्रामीण समाज की संकल्पना की चर्चा करेंगे और इसके अलावा हम कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे जैसे ग्राम, देहात या लोक समाज आदि शब्दों का क्या अर्थ है। इस इकाई में हम ग्रामीण समाजों के बीच के अंतर, ग्रामीण और शहरी समाजों के बीच के संबंधों और भारत में किए गए कुछ महत्वपूर्ण ग्रामीण अध्ययनों की भी चर्चा करेंगे। इस खंड की अगली इकाइयों में हम ग्रामीण जनसांख्यिकी, ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं और अंत में ग्रामीण निर्धनता पर चर्चा करेंगे। 1.2 ग्रामीण समाज की संकल्पना। संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किसी विशिष्ट स्थान की जनसंख्या के आकार और घनत्व के आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया जाता है, जबकि भारत में दूसरी तरफ ग्रामीण शब्द को आमदनी के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ग्राम का अर्थ आमदनी देने वाला गांव। ऐसी ग्रामीण छवि में एक बड़ा गांव या छोटे छोटे गांवों का समूह हो सकता है। भारतीय जनगणना आयोग के अनुसार ग्राम एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से है और इसकी एक निश्चित परिसीमा भी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि भारतीय ग्रामों में भारी विविधता पाई जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में बसे हुए ग्रामों की संख्या भी अलग अलग है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक संख्या अविभाजित उत्तर प्रदेश में 1,12,566 थी। इसके बाद अविभाजित मध्य प्रदेश में ग्रामों की संख्या 71,352 थी। इसके बाद अविभाजित बिहार में 67,546, उड़ीसा में 46,553 और महाराष्ट्र में ग्रामों की संख्या 39,354 पाई गई। सर्वाधिक छोटी संख्या और छोटी आबादी के ग्राम सिक्किम और नागालैंड में हैं, जहां सिक्किम में इनकी संख्या 440 और नागालैंड में 1112 है। हम देखते हैं कि एक तरफ पंजाब के काफी समृद्ध ग्राम हैं, जहां बहुत से परिवारों को विदेशों में बसे उनके युवा सदस्य नियमित रूप से काफी धन भेजते हैं। कुछ लेखकों ने इन ग्रामों को वृद्ध ग्रामों का दर्जा दिया है क्योंकि यहाँ की अधिकांश आबादी ऐसे वृद्ध लोगों की है जिनके बच्चे विदेशों में बसे हैं। पहले किसी समय में ये वृद्ध भी बाहर दूसरे देशों में काम करते थे और काफी पैसा कमाने के बाद अपनी धरती अपने देश वापस आ गए। इनमें से कुछ अपना जीवन सेवा निवृत्त के रूप में व्यतीत कर रहे हैं और कुछ व्यावसायिक खेती में कार्यरत हैं, जबकि दूसरी तरफ बिहार,
उड़ीसा या छत्तीसगढ़ में अत्यंत निर्धन ग्राम हैं, जहां एक समय का पेट भरने के लिए भी माता पिता को अपने बच्चों को शराब बेचने वालों या साहूकारों के हाथों जबरदस्ती बेचना भी पड़ता है। राजस्थान के शुष्क भागों में ऐसे बहुत से गांव बसे थे जो अब प्रतिकूल पर्यावरण की वजह से विलुप्त हो रहे हैं। छोटे बड़े शहरों के बाहरी भागों में बसे ग्रामों को आमतौर पर सीमावर्ती ग्राम कहते हैं, जहां कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे उनकी मूल पहचान लुप्त हो रही है और जो अब शहरी दुनिया का भाग बन गए हैं। जैसे यदि हम नई दिल्ली का उदाहरण लें, जहां वजीरपुर, पड़पड़गंज, मोहम्मदपुर, चंद्रवाल जैसी रिहायशी कॉलोनियां ऐसे नामों से पुकारी जाती हैं जो पहले यहां बसे गांवों के नाम थे, लेकिन मौजूदा समय में ये विस्तृत शहरी जीवन का रूप धारण कर चुके हैं। कोहिमा जैसे छोटे ग्राम अब शहरों का रूप ले चुके हैं। ये सभी बातें भारतीय ग्रामों की विविधता की तरफ इशारा करती हैं। अन्य शब्दों में, भारतीय ग्रामों के बारे में बात करते समय मस्तिष्क में विविध प्रकार के समुदायों, कुछ में बहुजातीय या कुछ में एक ही जाति के सदस्यों का विचार आता है। इनमें से कुछ सभ्यता के केंद्र बिंदुओं शहरों और नगरों के काफी निकट हैं, जबकि कुछ दूरदराज के अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं और कुछ ग्राम बिजली, स्कूल, डिस्पेंसरी जैसी मूलभूत सुविधाओं और ऐसी ही कुछ अन्य भौतिक वस्तुओं की मौजूदगी की वजह से अपेक्षाकृत अधिक विकसित हैं। यदि हम एक क्षेत्र से दूसरे या एक राज्य से दूसरे राज्य का दौरा करें तो हमें ऐसे ग्रामों की जीवन शैलियों और भौतिक दशाओं में भी भारी विविधता देखने को मिलेगी। भारत जैसे विशाल देश में जहां ऐसी भारी विविधता का होना स्वाभाविक है, वहां कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं भी हैं जो सभी ग्रामीण समुदायों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। ग्रामीण शब्द का शहरी शब्द के विलोम के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे ऐसी निरंतरता माना है जो ग्रामों से शहरों के प्रति उन्मुख है। इस निरंतरता का बायां छोर ग्रामीण भाग से बंधा है, जबकि दायां छोर शहरी भाग से जुड़ा है। इन दोनों छोरों पर बसे सभी समाजों में ग्रामीण या शहरी विशेषताओं को शुद्ध रूप देखने को मिलता है। इन छोरों के मध्य भागों में बसे समाजों में ग्रामीण और शहरी अर्थात दोनों का मिलाजुला स्वरूप नजर आता है। जो समाज ग्रामीण छोर की ओर झुके हैं वहां ग्रामीण विशेषताएं अपेक्षाकृत अधिक नजर आती हैं। इसी तरह शहरी छोर की ओर बसे समाजों में शहरी विशेषताएं अपेक्षाकृत अधिक नजर आती हैं। ज्यादातर ग्रामीण से शहरी सभ्यता के प्रति बदलाव देखने को मिलते हैं। इसे शहरीकरण कहते हैं और जिसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आबादी के स्थायी प्रवास के रूप में परिभाषित किया जाता है। शहरीकरण के फलस्वरूप होने वाला ऐसा बदलाव स्थायी होता है, इसलिए जब शहरी लोग ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं, क्योंकि ऐसा पंजाब के ग्रामों में भी हुआ है और अब भी हो रहा है। ऐसे परिवार कारण चाहे कुछ भी हो अपने साथ शहरी प्रभाव की मोहर भी ले जाते एक हैं, अर्थात उनकी हरेक गतिविधि में शहरी झलक देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज की आदर्श प्रकृति क्या है? ग्रामीण और शहरी समाजों के बीच निरंतर अंतःक्रिया के फलस्वरूप अधिकांश समाज ग्रामीण या शहरी समाज की आदर्श छवि से हटकर एक नया रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात जो पहले ग्रामीण था अब उस पर शहरी क्षेत्रों का प्रभाव दिखाई देता है। 1.3 ग्रामीण समाज का आदर्श नमूना। आपने पहले देखा होगा कि ग्रामीण शब्द का अर्थ ग्राम, देहात या लोक समाज जैसे शब्दों से अदला बदल कर प्रयुक्त किया जाता है। समाजशास्त्रीय साहित्य में ग्रामीण समाज के लिए इन शब्दों में से हम सर्वाधिक ग्राम शब्द का प्रयोग ही करते हैं। देहात अर्थात कंट्री साइड शब्द का प्रयोग आमतौर पर पश्चिमी जगत में किया जाता है। मुख्यतया इसका अर्थ ऐसे स्थान से है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर स्थित हो और जो प्रकृति के निकट हो। वहाँ लोग कंट्री साइड में आराम करने जाते हैं। विकासशील देशों के गांवों की तरह ये स्थान सुविधा वंचित नहीं होते। कंट्री साइड में मनोरंजन के केंद्र और मधुशाला, पब्स जैसी सुविधाएं मौजूद होती है। यहाँ केवल शहर की तेज व्यस्तता देखने को नहीं मिलती। आइए अब लोक फोक शब्द पर नजर डालें, जिसे रॉबर्ट रेडफील्ड के कार्यों के माध्यम से लोकप्रियता प्राप्त हुई है।
इसका अर्थ है छोटी पारंपरिक और सजातीय समुदाय के व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। लोक समाज का निहितार्थ है पारंपरिक और समान जाति गठित समाज। तेजी से बदलते और विजातीय शहरी समाज की तुलना में इस श्रेणी को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भलीभांति व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले ग्रामीण शहरी निरंतरता की बात की थी, इसी तरह रेडफील्ड ने लोक शहरी निरंतरता पर काफी कुछ लिखा है। लोक समाज अतीत के झरोखे में छिपा है। रेडफील्ड के अनुसार इसका अर्थ है कि इसके सदस्य अपनी मूल विरासत से पूरी तरह संतुष्ट हैं और अपनी परंपरा पर आज भी इन्हें गर्व है। परंपरा का अर्थ समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवहार और विचारधारा के रूढ़िगत स्वरूप से है, अर्थात जो व्यवहार और विचारधारा काफी समय पहले विकसित की गई थी, वो आज भी और हमेशा वैसे ही कायम रहेगी और उसकी हिफाजत भी वैसे ही होती रहेगी। ग्रामीण समाज की तुलना में शहरी समाज भविष्य की ओर उन्मुख है। यहाँ लोगों को जो मिला है वे उससे संतुष्ट नहीं हैं और इन्हें प्राप्त वस्तुओं को हमेशा बदलने की अर्थात उनमें नवीनता लाने की ललक बनी रहती है। यदि शहरी भविष्य की ओर देखते हैं तो ग्रामीणों की सोच पिछड़ी ही रहती है, अर्थात वे पीछे की ओर सोचते हैं। यदि शहरी जीवन बदलाव की ओर उन्मुख है तो लोक समाज स्थिरता पर ही टिका रहता है। आइए अब ग्रामीण समाज शब्द पर निगाह डालें। समाजशास्त्र की दृष्टि से ग्रामीण समाज शब्द का अभिप्राय है शहरी समाज की तुलना में यह एक छोटा समाज है, अर्थात इसकी आबादी कम होती है और इसका भौगोलिक क्षेत्र भी अपेक्षाकृत छोटा होता है। जरूरी नहीं है कि ऐसे समाज में पुलिस थाना, अस्पताल, स्कूल, डाकघर, क्लब जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था हो, और यदि कुछ सुविधाएं मौजूद होती भी हैं तो बहुत अधिक नहीं होती। ग्रामीण आबादी भी अपेक्षाकृत कम होती है और अपनी सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ही ये समूह बनाकर रहते हैं। अन्य शब्दों में, समान परिस्थिति के लोगों के घर भी आसपास ही होते हैं और सोपानक्रम में छोटी परिस्थिति के लोगों से सामाजिक और आवासीय दूरी बनाकर रहते हैं। आमतौर पर ग्रामीण व्यक्तियों का बड़ा भाग खेती बाड़ी का काम करता है और उनकी रोजी रोटी कमाने का साधन भी यही है। इसके अलावा ग्रामीण समाज में कुछ अन्य वर्ग भी हैं जो कला एवं शिल्प जैसे धंधों में लगे हुए हैं। इन्हें कारीगर और दस्तकार कहते हैं, जो खाद्यान्नों और अनाज के लिए किसानों से अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। ग्रामीण समाज में हुनर वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूर्णकालिक या इनमें से अधिकांश अल्पकालिक रूप से काम करते हैं। विशेष रूप से मानसून के दौरान दस्तकार और कारीगर भी खेतीबाड़ी से जुड़े कामकाज करते हैं और ऐसे हुनर वाले लोगों और छोटे किसानों के कृषि उत्पाद उनकी अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के काम आते हैं। ग्रामीण समाज को पारंपरिक रीति रिवाजों और लोकशैलियों का खजाना माना जाता है। इससे पारंपरिक संस्कृति का संरक्षण होता है और इसके अनेक सांस्कृतिक मूल्यों और गुणों को शहरी क्षेत्रों तक भी ले जाया जाता है, और जो परिष्कृत रूप धारण करके शहरी क्षेत्रों का अभिन्न अंग बन जाते हैं। जब बुद्धिजीवी कहते हैं कि भारत ग्रामों में बसा है, तो उनके कहने का अर्थ ये तो होता ही है कि भारत का 3/4 भाग ग्रामों में बसा है, बल्कि इसके साथ साथ वे ये भी मानते हैं कि भारतीय समाज और सभ्यता के मौलिक मूल्य ग्रामों में संरक्षित हैं, जहां से इन्हें शहरों और कस्बों की ओर संचारित किया जाता है। जब तक भारतीय ग्रामों को न समझ लिया जाए, तब तक भारत की आत्मा को समझा नहीं जा सकता। 1.4 जनजातियां एवं कृषक। ग्रामीण समाज, जैसा कि हमने पहले बताया था, इसमें विभिन्न लोगों और विविध प्रकार के ग्रामों और उनकी संस्कृतियों का मिला जुला स्वरूप है। आमतौर पर ग्रामीण समाज कृषि प्रधान समाज है, जिसमें कृषक, शिल्पकार, दस्तकार और अन्य व्यावसायिक समूह शामिल हैं, और ये किसी न किसी वजह से मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं। लेकिन ग्राम में केवल ऐसे ही लोग नहीं बसे हुए, बल्कि कुछ अन्य समुदाय भी बसे होते हैं जिन्हें जनजातियां कहते हैं, और अन्य गैर जनजातीय समुदायों से इनके लंबे समय से काफी अच्छे संबंध कायम है। इसी तरह कुछ अन्य ग्राम हैं जहां पूर्णतया जनजातियां ही हैं। इस अंतर को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए समाजशास्त्रियों ने जनजाति और कृषक की संकल्पना को स्पष्ट किया है।
भारत की जनजातीय आबादी पर हाल ही में प्रचारित राष्ट्रीय नीति के प्रारूप के अनुसार भारत की जनजातीय आबादी में 67.8 मिलियन अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं, जिससे भारत की आबादी का लगभग 8.08% भाग गठित होता है। हरियाणा और पंजाब के राज्यों और चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में 698 अनुसूचित जनजातियां बसी हुई हैं। उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक बड़ी संख्या 68 है। परिभाषा के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित को अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। इस संदर्भ में पहली अधिसूचना वर्ष 1950 में जारी की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा देने से पहले जाति की बहुत सी विशेषताओं पर विचार किया जाता है, जैसे जाति की पुरातन विशेषताएं, इसकी विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक रूप से जनजाति का अलग थलग होना और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जाति का पिछड़ापन आदि। 698 अनुसूचित जनजातियों में से 75 की अपरिष्कृत जनजाति समूहों के रूप में पहचान की गई है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की तुलना में ये अधिक पिछड़ी हुई हैं और ये अभी भी कृषि पूर्व अवस्था में ही जीवन यापन कर रही हैं और साक्षरता की दर भी इनमें काफी निम्न है। इनकी आबादी बढ़ने की बजाय घट रही है। जनजाति की उपर्युक्त उल्लिखित परिभाषा से स्पष्ट है कि जनजाति को परिभाषित करने में विस्तृत जगत से इसके सदस्यों की अलग थलग होने की स्थिति पर विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि अन्य समुदायों से जनजाति का केवल नामात्र का संबंध होता है। इसकी अपनी मूल संस्कृति होती है और जो अन्य समुदायों की संस्कृति से बहुत कम मेल खाती है। इसलिए ही मानव विज्ञान संबंधी साहित्य में जनजातीय समुदायों को सांस्कृतिक पृथक समूह कहा जाता है। कहने से तात्पर्य है कि बाहरी जगत का अध्ययन किए बिना भी जनजातीय समाज को समझा जा सकता है और जनजाति उस बाहरी जगत का एक छोटा सा भाग यानी एक टापू समान हो सकती है। जनजातीय समाज अपने आप में एक पूर्ण समाज होता है। रॉबर्ट रेडफील्ड के कार्यों के दौरान ही कृषक पेजेंट शब्द को विशिष्टता प्राप्त हुई। सर्वप्रथम अमेरिकी मानव विज्ञानी ए. क्रोबर ने अपने लेखों में इस शब्द को परिभाषित किया था। उनके द्वारा दी गई कृषक की परिभाषा के अनुसार कृषक निश्चित रूप से ग्रामीण होते हैं। इसके अलावा उनका संबंध शहरी बाजारों से होता है। वे एक बड़े जनसमुदाय, एक ऐसा वर्ग है जिसमें अक्सर शहरी केंद्र और कभी कभी महानगर भी होते हैं। वे आंशिक संस्कृतियों सहित आंशिक समाज हैं। इनमें जनजातीय जनसमुदायों की पृथकता, राजनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता नहीं होती, लेकिन इनकी स्थानीय इकाइयों में अपनी अस्मिता, एकजुटता और अपनी मिट्टी एवं पूजा पद्धतियों के प्रति लगाव अभी भी सुरक्षित है। जनजातियां पृथकता में रहती हैं, लेकिन कृषक इस तरह नहीं रहते। क्रोबर के अनुसार ये मुख्य रूप से खेतीबाड़ी का काम करते हैं और अपनी मिट्टी से जुड़े होते हैं, जो केवल अपने जीवन यापन के लिए ही उत्पादन करते हैं, लेकिन इन्हें अतिरिक्त उत्पादन भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी सभी वस्तुएं जिनकी जरूरत इन्हें पड़ती है वे उनका निर्माण या उत्पादन नहीं कर सकते। अपनी जरूरत के अलावा बाकी की फसल इन्हें शहरी क्षेत्रों में स्थित बाजारों में बिक्री के लिए ले जानी पड़ती है, ताकि इसके बदले वे अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं खरीद सकें जिनका वे उत्पादन नहीं करते। कृषक शहरी बाजारों पर निर्भर होते हैं और जिसके फलस्वरूप ये लगातार शहरी समाजों के संपर्क में बने रहते हैं। इन्हें समझने के लिए हमें बाहरी जगत से कायम इनके ऐसे संबंधों पर भी निगाह डालनी होगी जिसका ये भाग बन चुके हैं। क्रोबर का कहना है कि कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है। इसका अर्थ है अन्य समुदायों से इनकी निरंतर अंतःक्रिया होती है। ऐसी अंतःक्रियाओं का प्रभाव इनके जीवन के सभी पहलुओं पर देखा जा सकता है। क्रोबर के साथ जॉर्ज फोस्टर के शब्द भी ध्यान में आते हैं कि कृषकों से अर्ध समाज बनता है। आइए अब ये पता लगाने का प्रयास करें कि पृथकता वाले जनजातीय समाज क्या अभी भी भारत में मौजूद हैं? इससे निष्कर्ष निकलता है कि काफी पहले ऐसे समाज की मौजूदगी शायद थी, लेकिन इस संदर्भ में हमें उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री चाहे जितनी भी हो यही दर्शाती है कि उस समय भी जनजातीय समुदायों और दूसरे वर्गों के बीच लेन देन से जुड़े संबंध हमेशा से कायम थे।
क्या आपको पता है कि जनजातीय समूहों द्वारा दूसरे समुदायों को शहद, जड़ी बूटियां, खिलौने, टोकरियां, जालों आदि की आपूर्ति की जाती थी और इसके अलावा ये अपने औषधीय एवं पूजापाठ के ज्ञान और दैवीय शक्तियों से दूसरे समुदाय के जनों का उपचार भी करते थे। इसके बदले ऐसे समुदायों से इन्हें नमक, अनाज, खाद्यान्न एवं कपड़ों आदि की आपूर्ति की जाती थी। वास्तव में जब साहूकारों और जमींदारों और शराब बेचने वालों और अन्य संसाधनों को लूटने वाले लोगों ने इन पर आधिपत्य जमाने का प्रयास करना शुरू कर दिया तो ये जनजातियां ऐसे समुदायों से बिल्कुल अलग थलग हो गईं और यह इनके लिए काफी हानिप्रद भी रहा। ऐसे शोषकों से बचने का इनके पास एकमात्र विकल्प अंदरूनी एकाकी क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करना था ताकि दमनकारी शक्तियों और शोषकों के शिकंजे से निकलकर कुछ समय के लिए इन्हें आराम मिल सके। भारत में ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं जो खेतीबाड़ी का ही काम करती हैं और इसके परिणामस्वरूप इन्हें कृषकों से अलग करके देखना मुश्किल लगता है। कुछ समाजशास्त्रियों ने इन्हें जनजातीय कृषक का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा था कि इनमें किसानों और जनजातियों अर्थात दोनों वर्गों की विशेषताएं मौजूद थीं। बहुत से मामलों में जनजातियों या इनके कुछ वर्ग ग्रामों के निकट आकर बसने लगे और अन्य समुदायों को अपनी कुछ विशेष सेवाएं देना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ ऐसे वर्ग ग्रामों का अभिन्न अंग बन गए और इस तरह जनजातियां ग्रामों में परिवर्तित हो गईं। इसके अलावा भारत में जनजातियां शिकार खेलना, खाद्य सामग्री एकत्र करना, मछली पकड़ना, बागबानी का काम करना और झूम कृषि करना, कला और शिल्प जैसी उत्पादन विधियों से भी जुड़ी हुई हैं। केवल एक ही तरीके से भोजन प्राप्त करना इनकी आदत नहीं है, बजाय इसके ये विविध आर्थिक गतिविधियां को अपनाते रहते हैं। लेकिन ऐसी गतिविधियां मुख्य रूप से इनके रिहायशी क्षेत्र के पारिस्थितिक चक्र पर निर्भर करती हैं क्योंकि ऐसे क्षेत्रों की भी अपनी मौसमी फसलें और कुछ अन्य फायदे होते हैं जिनका लाभ उठाकर ये लोग शिकार करते हैं और मछली पकड़ने या खाद्य सामग्री एकत्र करने का काम करते हैं। जहां किसानों का अपना भरा पूरा गांव होता है वहीं दूसरी ओर जनजातियां छोटे छोटे समूह बनाकर रहती हैं और इनके समूहों का फैलाव काफी बड़े क्षेत्रों तक होता है। ये लोग जहां भी रहते हैं वहां समूह बनाकर और कुछ झोपड़ियां बनाकर रहते हैं और ये सभी नातेदारी के रिश्तों में बंधे होते हैं। समाजशास्त्रीय साहित्य में ऐसे व्यक्तियों के समूह को हैमलेट कहते हैं। एक हैमलेट किसी बड़े गांव का भाग हो सकता है या बड़े क्षेत्र में फैले हुए बहुत से हैमलेटों के समूह को भी प्रशासनिक रूप से ग्राम में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1.5 ग्रामीण एवं शहरी समाज, अंतर एवं संबंध। ग्रामीण समाज की विविध विशेषताओं का अध्ययन करने के पश्चात हमारे लिए अब शहरी समाज से इसकी तुलना करना सरल होगा। एक बार फिर से दोहराते हुए ग्रामीण और शहरी समाज या ग्राम और शहर निरंतरता के दो छोरों को गठित करते हैं। पिछले काफी समय से ग्रामीण समाजों में बहुत से बदलाव आए हैं। इनमें से कुछ शहरी समाजों में घुल मिल गए हैं, कुछ भौतिक और सामाजिक रूप से शहरी समाजों से मिलते जुलते नजर आते हैं, लेकिन ग्राम के रूप में इनकी पहचान ज्यों की त्यों ही है, जबकि कुछ ग्राम शहरों के बढ़ते हुए दबाव से बहुत कम प्रभावित हैं। इसका मुख्य कारण शायद इनके इलाके की अवस्थिति है। शहरी समृद्धि के केंद्रों के निकट के ग्राम अंदरूनी क्षेत्रों में स्थित अन्य देहाती इलाकों की तुलना में तेजी से और काफी हद तक परिवर्तित हुए हैं। समय के साथ साथ ये ग्राम छोटे कस्बों में बदल सकते हैं और जो बाद में शहरों में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्राम से शहर में परिवर्तन की प्रक्रिया को सतत एवं स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ग्राम से शहरों में परिवर्तित होने वाले ऐसे क्षेत्रों को रॉबर्ट रडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने विकासवादी शहर, ऑर्थोजेनेटिक सिटीज, कहा है। ऐसे शहरों की मूल उत्पत्ति इनके गांव से ही होती है। बाहरी आबादी का इन पर कोई असर नहीं होता। जब शहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं, जैसा कि भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान होता था, तो इन्हें विजातीय शहर, हेट्रोजेनेटिक सिटी, कहते हैं। ऐसा शहर बाहर से आए व्यक्तियों से बनता है, अर्थात इसका उद्भव स्थानीय गांवों से नहीं होता और अपना कोई मूल अस्तित्व नहीं होता। इन दोनों शहरों के सामाजिक प्रभाव एक जैसे नहीं होते।
विकासवादी शहर में गांव से आकर बसने वालों पर शहरी संस्कृति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसे शहरी व्यक्तियों से मेल जोल में भी इन्हें कुछ सांस्कृतिक कमी महसूस नहीं होती। लेकिन इसकी तुलना में विजातीय शहर में ग्रामीण प्रवासियों के लिए सब कुछ एक अलग माहौल जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में विविधता शामिल होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विकासवादी शहर में मूल ग्रामीण परंपराओं का संगम भी होता है और यहाँ आकर बसने वाले अपनी संस्कृति की तुरंत पहचान कर उसमें घुल मिल जाते हैं, जबकि विजातीय शहर में प्रवासियों को बेगानापन महसूस होता है। यहाँ उन्हें सभी कुछ अपरिचित सा लगता है। इस पूरी इकाई में हमने मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र एक दूसरे पर आश्रित हैं। इन दोनों के बीच आपसी सहयोग के सौहार्दपूर्ण संबंध होते। 1.5.1 ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताएं। ग्रामीण क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र हैं और मोटे तौर इन्हें खाद्य उत्पादक इकाइयां कहते हैं। ये न केवल अपनी गुजर बसर के लिए बल्कि शहरी समाजों के लिए भी अन्न उगाने का काम करते हैं और ये गैर खाद्य उत्पादक इकाइयां होती हैं। शहरी समाज एक कृषक समाज नहीं होता है। सैद्धांतिक शब्दों में जनजातीय समाज अपनी गुजर बसर के लिए ही मुख्यतया अन्न का उत्पादन करते हैं। इनके द्वारा उत्पादित अन्न इतना अधिक नहीं होता कि इसे बाजार में बेचा जा सके, जबकि दूसरी तरफ कृषक समाज न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बल्कि शहरों के लिए भी अन्न का उत्पादन करता है, अर्थात जो बड़े पैमाने पर और व्यावसायिक आधार पर अन्न का उत्पादन करते हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य अपने मुनाफे को बढ़ाना होता है, उन्हें कृषक कहा जाता है। उत्पादक चाहे खेतिहर हों या किसान, ये सभी शहरों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करते हैं। शहरी लोगों की जब आर्थिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो वे अपना ध्यान कला एवं शिल्प और अन्य गैर कृषीय धंधों की ओर लगाना शुरू कर देते हैं। शहरों में होने वाली नवीन घटनाओं का फैलाव ग्रामों तक होता है। अतः आर्थिक शब्दों में ग्रामीण समाजों में भूमि उत्पादन की मुख्य इकाई या रोजी रोटी कमाने का मूल साधन है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता। औद्योगिक शहरी क्षेत्रों में हालांकि औद्योगिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण प्राथमिक संसाधनों का आधार है, इसलिए शहरों में चारों ओर व्यावसायिक ढांचों की विविधता नजर आती है। यहाँ व्यावसायिक विशेषज्ञता की भी काफी जरूरत रहती है। शहरी समाज में पूर्णकालिक विशेषज्ञ अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं और अपने कार्य करने के लिए इन्हें उच्च शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करनी होती है। इसके अलावा शहरों में अर्ध कुशल और अकुशल कामगार होते हैं जो विशेषज्ञों के साथ काम करते हैं। आर्थिक अंतःक्रिया का राजनीति से भी गहरा संबंध है। यद्यपि हरेक ग्राम की अपनी एक परिषद, भारत में जिसे पंचायत कहते हैं, होती है जो लोगों या समुदायों के बीच होने वाले झगड़ों का निपटान करती है। ग्रामों को नियंत्रित करने की मुख्य एवं निर्णायक राजनीतिक शक्ति शहरों में अवस्थित होती है। शहरों में केंद्रित राजनीतिक सत्ता ग्रामों को नियंत्रित करती है। ग्रामों द्वारा शहरों में बिक्री के लिए लाए जाने वाले माल की कीमत भी शहरी राजनीतिक सत्ता द्वारा तय की जाती है। अक्सर गांव के लोग ऐसे नियंत्रण का विरोध करते हैं। भारतीय कृषकों द्वारा किए गए ऐसे विरोधों से हम भलीभांति परिचित हैं, जैसे कि जब गन्ने और तिलहन की कीमतों का निर्धारण उनके उत्पादकों की उम्मीद से काफी कम कीमत पर किया गया था। इसी तरह फर्ज की कीमतों में कुछ समय पहले घटोत्तरी की गई थी, तो कृषि और पशुपालन करने वाले वर्ग, जो मुनाफे के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, ने भी अपनी आवाज उठाई थी। ग्रामीण समुदायों में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आंतरिक गतिशीलता का चलन काफी प्रचलित है, लेकिन कभी कभी सहयोग के अभाव में या कम प्रचार के कारण ये पर्याप्त जोर नहीं पकड़ पाता और परिणामस्वरूप शहरी दमनकारी शक्तियों के हाथों ग्रामीण का शोषण लगातार होता चला जाता है। मार्शल साहलिन ने ऐसे कृषकों को दुर्बल अंडरडॉग्स कहा है, जिनमें अपनी मौजूदा अवस्था में परिवर्तन लाने के क्रांतिकारी जोश का अभाव है। आर्थिक रूप से निर्भर होने के साथ साथ गांव वाले राजनीतिक दृष्टिकोण से भी शहरों पर आश्रित रहते हैं। आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों तरह से शहरों ने ग्रामों पर अपना आधिपत्य जमा रखा है।
आइए अब ग्रामीण समाजों से संबंधित सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के तीसरे पहलू पर चर्चा करें। हमने पहले अध्ययन किया कि अपनी सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताओं के संदर्भ में ग्रामीण समाज अपेक्षाकृत अधिक सजातीय रूप धारण किए हुए हैं। इनके प्रौद्योगिक एवं संगठनात्मक पहलू भी इतने सरल प्रतीत होते हैं कि इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा ऐसे समाजों में बदलाव भी बहुत धीमी गति से होता है। ग्रामों के भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के बीच की अंतःक्रिया की भी एक सीमा होती है। इसलिए कुछ लोग ग्रामीण समाजों को लघु पैमाने के समाज कहते हैं। यहाँ के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने में परंपरा की भूमिका का विशेष महत्व होता है। लोगों के जीवन में धर्म की विशेष भूमिका होती है और अपने व्यवसाय या जीवन साथी का चयन करने में लोगों की स्वतंत्रता भी सीमित होती है। अन्य शब्दों में, ग्रामीण लोगों की निजी पसंद का दायरा काफी कम होता है। उनकी क्षेत्रीय, व्यावसायिक और ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता भी सीमित होती है। 1.5.2 शहरी विशेषताएं। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में लुईस बर्थ द्वारा व्यक्त शहरी समाजों की विशेषताओं में शामिल हैं बड़ा आकार, अधिक घनी आबादी और विजातीयता। शहरों में आबादी अधिक होती है और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवासन करने की वजह से यहाँ वृद्धि भी काफी तेजी से होती है। ग्रामों में आबादी की वृद्धि की दर निम्न होती है और उच्च जन्म दर के फलस्वरूप ही यहाँ की आबादी बढ़ती है। शहरों से ग्रामों की तरफ प्रवासन भी अपेक्षाकृत कम ही नजर आता है। निस्संदेह, गुजर बसर की तलाश में जनजातीय समूह गांव में आकर बसने लगते हैं, लेकिन गांव में स्पष्ट परिवर्तन लाने के लिए इनकी संख्या बहुत कम होती है। दूसरी ओर शहरों को सांस्कृतिक विविधता का स्वरूप कहते हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ जीवन यापन के तरीके में भी भारी विविधता पाई जाती है। आय, आवास और शिक्षा आदि के संदर्भ में भी भारी विविधता पाई जाती है। यहाँ प्रौद्योगिकी का स्वरूप जटिल होता है और इसे घर बैठकर नहीं सीखा जा सकता, जैसे ग्रामीण समाजों में लोहार का बेटा गांव में ही अपने घर में लोहारगिरी की कला अपने पिता और अन्य सर्ग संबंधियों को देखकर सीख जाता है। शहरी क्षेत्रों में ऐसे शिल्प उच्च कोटि के होते हैं और इनका शिक्षण विशिष्ट संस्थानों से ही लिया जा सकता है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी जटिल होती जाती है, उसी तरह इन्हें प्रयोग करने वाले संगठन एवं समाज भी जटिल रूप धारण कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शहरी समाजों में परिवर्तन काफी का अंतःक्रिया का क्षेत्र काफी बड़ा होता है। ये ऐसे लोगों से अलग क्षेत्रों में रहते हैं और अलग अलग संगठनों में काम करते हैं। संक्षेप में, ये ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनका संबंध जीवन के विविध पहलुओं से होता है। अंतःक्रिया की ऐसी विस्तृत विविधता को नियंत्रित करने के लिए शहरी समाज को, जैसा कि वथ ने कहा है, सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक ढांचे को कायम करने की जरूरत पड़ती है। शहरी जीवन को विशेष रूप से नियंत्रित करने के लिए समयबद्धता, रिकॉर्ड और औपचारिक नियम स्थापित करना अनिवार्य होता है। ग्रामों की तुलना में ये ढांचा बिल्कुल अलग किस्म का होता है। ग्रामों में लोगों की एक दूसरे से रोजाना मुलाकात होती है और हर व्यक्ति को दूसरे की पूरी जानकारी भी होती है। ग्रामों में संबंध अनौपचारिक किस्म के होते हैं, जबकि शहरों में ये औपचारिक और विशिष्ट होते हैं। शहरी लोग व्यवसाय की दृष्टि से रोजाना कई लोगों से मिलते जुलते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से इनके संबंध वैसे नहीं होते जैसे कि ग्रामीणों के आपस में होते हैं। ग्रामीण समाजों की तुलना में शहरी समाजों में स्थान और व्यवसाय अर्थात दोनों दृष्टियों से गतिशीलता काफी अधिक पाई जाती है। संक्षेप में, ग्रामीण और शहरी समाजों के बीच के अंतर को बहुत तरह से स्पष्ट किया जा सकता है और इनमें से हर एक बिंदु का दूसरे पर विशेष प्रभाव भी पड़ता है। ग्रामों की सांस्कृतिक विशेषताओं को शहरों तक लाया जाता है, जहां इन्हें परिष्कृत, क्रमबद्ध एवं संवर्धित किया जाता है और तत्पश्चात इनकी ग्रामों की ओर पुनः वापसी कर दी जाती है। इसी तरह शहरों में हो रही नवीनताओं का असर भी ग्रामों में देखा जाता है। 1.6 लघु एवं बृहत परंपराएं। ग्रामीण एवं शहरी समाजों के बीच के संबंध एवं निरंतर अंतक्रिया के विश्लेषण के लिए लघु एवं बृहत परंपराओं की संकल्पनाओं को
जिन्हें रेडफील्ड ने मेक्सिकी समुदायों के अपने अध्ययन के आधार के रूप में प्रस्तावित किया है, बेहद उपयोगी पाया गया है। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की संकल्पना को प्रस्तावित किया है जिसकी एक ग्राम के रूप में कल्पना की जा सकती है। लघु समुदाय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं: छोटा आकार, पूर्णतया आत्मनिर्भर, सजातीय और अपेक्षाकृत पृथक होकर रहना। इसके सदस्य सामान्यतया निरक्षर होते हैं, अर्थात इनकी परंपरा लिखने पढ़ने के काम पर निर्भर नहीं करती। बिना किसी तार्किक परिवीरता के ये अपनी परंपरा को ज्यों का त्यों ही स्वीकार कर लेते हैं। यदि इनकी परंपरा में कुछ मतभेद या विरोधाभास नजर भी आते हैं तो आगे भी वे वैसे ही कायम रहते हैं। ऐसे मतभेदों या उलझनों को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। लघु समुदाय में परंपरा को सटीक एवं उत्कृष्ट समझकर ज्यों का त्यों ही स्वीकार किया जाता है और यह धीरे धीरे विकसित होती है और लोगों को एकता के सूत्र में पिरोए रखती है।